सभी को नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हीगल जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हीगल जी हैं ये आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे, राज्य यानी कि स्टेट के बारे में जानेंगे और इनकी चिंतन पद्धति क्या थी, थिंकिंग मेथड क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हीगल जी का जन्म 1770 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1831 में हुई। जर्मनी की आदर्श परंपरा से ये प्रभावित थे और जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक कांट ने द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक रचना लिखी, जो कि 1781 में लिखी गई। जर्मनी के अन्य आदर्शवादी विचारक फिक्टे एफ सेलिंग भी थे। हीगल जी ने द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक एक रचना लिखी, जो कि 1807 में लिखी गई, और इन्होंने एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट नामक भी रचना लिखी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो हीगल जी हैं इनका जन्म हुआ था 1770 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1831 में। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है। और ये एक आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। आदर्शवादी विचारक हैं जिनका नाम है कांट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक रचना लिखी है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। वो 1781 में लिखी गई है, 81 में लिखी गई है, ठीक है, 1781 में लिखी गई है। आदर्शवादी विचारकों में कुछ और नाम भी हैं, जैसे फिक्टे और सेलिंग। और यहाँ पर हीगल जी ने 2 रचनाएं और लिखी है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट नामक रचना है और दूसरी रचना जो है वो है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में लिखी गई। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सो हेयर इज ऑल्सो सेम, द हीगल वॉज बोर्न इन 1770 इन जर्मनी, ओके, एंड ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड फ्रॉम द आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जर्मनी। एंड वहाँ पर ना एक बहुत फेमस थिंकर थे जिनका नाम था कांट, ओके, वो भी एक जर्मनी थिंकर थे। एंड उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। वो 1781 में लिखी गई थी, ठीक है। उनकी तरह ही कुछ और थिंकर्स भी थे, ठीक है, जैसे फिक्टे एंड सेलिंग। एंड उन्होंने ना, जो हीगल जी थे, उन्होंने और भी पुस्तकें लिखी थी, और भी बुक्स लिखी थी। उनमें से एक थी द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में लिखी गई थी, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने एक रचना और भी लिखी थी, मतलब एक बुक अपनी और भी लिखी थी, जिसका नाम था एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, ओके। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे चलते हैं। हीगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचार का प्रभाव था। हर्डर के अनुसार जर्मन आरंभ से ही राष्ट्र रहा है और जर्मन राष्ट्र की यह आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है। हीगल के समय का जर्मन सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था तथा जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। जर्मनी स्वार्थवाद एवं प्रांतीयवाद का शिकार था तथा जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से खतरा था। हीगल का मूल उद्देश्य जर्मनी को एक निर्मित करना तथा जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित करना था। तो देखिए यहाँ पर जो जर्मनी है ना, जर्मनी के एक फेमस कवि हैं, ठीक है, जिनका नाम है हर्डर। और हर्डर के विचारों का प्रभाव जो रहा है वो हीगल पे रहा है, ठीक है। हर्डर के अनुसार मानना था कि जर्मनी शुरुआत से एक राष्ट्र रहा है और जर्मनी राष्ट्र, यह आज जो जर्मनी की जो आत्मा है, ठीक है, उस राष्ट्र की जो आत्मा है वह स्वयं को अब राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है, राज्य के रूप में बनाना चाहती है, ठीक है। हीगल के समय का जर्मनी सामंत व्यवस्था पर आधारित था तथा जर्मन में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। ये कहते हैं जो जर्मनी था ना, वो हीगल के समय पे सामंतवादी व्यवस्था, मतलब जहाँ पर पूर्ण रूप से गलत काम होते थे, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, सामंतों का पूरा कब्जा था, ठीक है, उस पर आधारित था। जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं था। जर्मनी जो था वो स्वार्थवाद या प्रांतीयवाद पर टिका हुआ था, उसका पूर्ण रूप से शिकार था, ठीक है। जर्मनी जो है वो उस टाइम पे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से
घिरा हुआ था, ठीक है। और ये सब देखते हुए हीगल का जो उद्देश्य था ना वो परिवर्तित हुआ और उसका वहाँ पर एक ही उद्देश्य बन गया कि अपने राष्ट्र को कैसे भी करके एकता निर्मित राष्ट्र में परिवर्तित करना है और जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर सबके सामने खड़ा करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको पहले पढ़ाया यहाँ पर भी वही है, ठीक है। हीगल वॉज द वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम द हर्डर। हर्डर एक थॉट, यहाँ पर हर्डर एक पॉइंट है, ठीक है। हीगल जो है उनके थॉट से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू हर्डर के अनुसार यहाँ पर वो बोलते हैं कि जर्मन जो था वो शुरुआत से ही एक राष्ट्र था, ओके। जर्मन जो था वो शुरुआत से ही एक नेशन था और जो वो नेशन है उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो खुद को और स्टेट के रूप में बनाना चाहती है, ठीक है। अपने आप को स्टेट के रूप में परिवर्तित करना चाहती है। एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हीगल वॉज द क्रिएट यूनिटी ऑफ जर्मनी एंड टू मेक जर्मनी एज अ पावरफुल नेशन। जो हीगल था उनके थॉट्स थे कि जर्मनी को एक एकता निर्मित यानी कि यूनिटी ऑफ जर्मनी बनाना है और साथ में एक पावरफुल कंट्री, एक पावरफुल नेशन बनाकर खड़ा करना है, ठीक है। उस टाइम पे जब हीगल थे उस टाइम पे जर्मनी के अंदर टोटली फेडरल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वहाँ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं था। किस पे था? फेडरल सिस्टम पर आधारित था। फेडरल सिस्टम मतलब सामंतवादी व्यवस्था पर, जहाँ पर कुल मिलाकर टोटली भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर आधारित था। वहाँ पर करप्शन करने वाले लोग प्रभावित रहते हैं। गॉट इट? तो चलिए आगे चलते हैं। राज्य, अब हम पढ़ने वाले राज्य के बारे में। राज्य की प्रकृति आंगिक यानी कि ऑर्गेनिक है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। उसके विचार में राज्य एक नैतिक संकल्पना है। राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है और राज्य खुद में साध्य है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि राज्य जो है वो एक आंगिक यानी कि एक ऑर्गेनिक संस्था है, ठीक है। और वो मानते हैं राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, अर्थात राज्य जो है वो कोई मानव की संस्था नहीं है। उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है वो एक ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है, ठीक है। जो हमें ईश्वर ने दिया है वो कोई मानव द्वारा बनाई संस्था नहीं है, वो ये कहते हैं। उनके विचार में राज्य नैतिक संकल्पना है, राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है एवं राज्य खुद में साध्य है। गॉट इट? तो चलिए आगे चलते हैं। Here also same meaning of this state. The nation of the state is organic. जो स्टेट का नेचर है वो ऑर्गेनिक है। एंड द स्टेट इज द incarnation of God on earth. According to him, the state is a moral concept. वो कहते हैं जो स्टेट है वो एक मॉरल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, नैतिक संकल्पना है, ओके। अकॉर्डिंग टू हीगल द स्टेट हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ इट इज़ ऑन, ओके। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वो एक नैतिक संकल्पना है। इन हिज व्यूज़ द स्टेट इज़ एन एंड। उनके मानने में, उनकी नज़र में, उनके व्यूज़ में जो स्टेट है वो एक साध्य है, खुद में साध्य है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना। हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना और राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण संगठन कोई नहीं होता ये कहा। इसलिए हीगल को राष्ट्रवादी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रवादी नहीं कहा जाता। राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण ही हीगल को फांसीवाद भी कहा जाता है और फांसीवाद विचारकों का प्रेरणा भी कहा जाता है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य का मूल्य कार्य नागरिक समाज और उसकी नैतिक निर्देशन देना है, उसको नैतिक निर्देशक
देना है। आगे वो कहते हैं कि इससे बड़ा संगठन, इससे बड़ा ग्रुप, इससे बड़ा यूनियन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को नहीं देते। राष्ट्रवादी माने जाते हैं, इसी कारण उनको राष्ट्रवादी विचारक कहा जाता है, राष्ट्रवादी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रवादी से उनको नकारा जाता है, उनको कहा जाता है तुम अंतर्राष्ट्रवादी नहीं हो। राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया, राज्य को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि उनको फांसीवाद के विचारकों का प्रणेता कहा जाता है। और हीगल ने कुछ कथन दिए हैं, हीगल की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं जो तार्किक है वह वास्तविक है, जो वास्तविक है वह तार्किक है। मतलब जो रीज़नेबल है वो रियल है, और जो रियल है वो रीज़नेबल है। उनके अनुसार जो वास्तविक है वही वह मुक्ति मूलक है, और जो मुक्ति मूलक है वही वास्तविक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सो हेयर अकॉर्डिंग टू हीगल द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ टू गिवन मॉरल एंड डायरेक्शन टू सिविल सोसाइटी। यहाँ पर हीगल कहते हैं कि जो फंक्शन है स्टेट का वो सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को मॉरल डायरेक्शन देना है। सो हेयर हीगल सेड दैट द स्टेट एज द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कैन बी नो हायर एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देन द स्टेट। यहाँ पर बोलते हैं कि स्टेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्टेट से ज़्यादा बड़ा हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई Hegel knows as a nationalist, not as a internationalist, because of given such a importance place to the state. Hegel is called the father of fascist thinkers. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है स्टेट को, इसी वजह से उसको फादर ऑफ फैसिस्ट कहा जाता है, फांसीवादी का पिता कहा जाता है। ठीक है, फांसीवादी थिंकर्स का पिता कहा जाता है। हीगल का बहुत ज़्यादा एक फेमस स्टेटमेंट है कि लॉजिकल इज़ द रियल। यहाँ पर लॉजिकल का मतलब रीजनेबल से ही है, रीजनेबल इज़ द रियल एंड रियल इज़ द रीजनेबल, मतलब कि लॉजिकल। गॉट इट। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं चिंतन पद्धति के बारे में कि उनकी चिंतन पद्धति क्या थी। उनकी चिंतन पद्धति द्विधात्मक पद्धति। हीगल पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया तथा इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। उसने वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य व इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों में अच्छे तत्वों का समन्वय होता है, इसलिए संवाद वाद प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ है। यह विकास प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। हीगल के अनुसार परिवारवाद है बर्जुआ समाज और प्रतिवाद और राज संवाद। तो देखो, यहाँ पर जो हीगल ने चिंतन पद्धति का प्रयोग किया है वो है द्विधात्मक पद्धति। हीगल के जैसा कोई विचारक पैदा नहीं हुआ। हीगल ने राजनीति का जो अध्ययन किया है वो इतिहास के माध्यम से किया है, इतिहास के दर्शन का निर्माण किया है। उसने वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य और इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल्य आधार विरोध है। वो यहाँ पर कहते हैं कि वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। देखो, वाद का अर्थ क्या होता है? वाद का अर्थ होता है विचार जो आपके मन में प्रकट हो रहा है, और फिर बाद में उस विचार के विरोध में कोई एक विचार और आ गया तो वो बन गया प्रतिवाद। समझे? वाद चल रहा है, विचार चल रहा है, और उसी विचार के विरोध में एक विचार और आ गया। जब वो एक विचार और आ गया तो वो बन गया प्रतिवाद। और वो कहते हैं कि वाद से प्रतिवाद के विकास का जो मूल आधार है वो विरोध है।
और इसीलिए वो संवाद को श्रेष्ठ बताते हैं और कहते हैं कि संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय होता है। बातचीत करो और वाद प्रतिवाद को हटा दो, उनका मानना ये है, और वो संवाद को श्रेष्ठ बताते हैं। हीगल कहते हैं कि परिवारवाद है बुर्जुआ समाज और प्रतिवाद और राज्य का संवाद। ठीक है, यहाँ पर हीगल का मानना है कि परिवारवाद है बुर्जुआ समाज और प्रतिवाद और राज्य संवाद। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सो हेयर हीगल इज़ द फर्स्ट थिंकर हु स्टडीड पॉलिटी थ्रू द हिस्ट्री एंड क्रिएट अ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। वो एक पहले विचारक थे, पहले थिंकर थे जिन्होंने हिस्ट्री के माध्यम से पॉलिटी को पढ़ा और एक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया। ही एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअली सोसाइटी स्टेट एंड हिस्ट्री थ्रू डिबेट काउंटर डायलॉग। Here he analyzed the development of individual, society, state and history through the debate, counter and dialogue। यहाँ पर इन्होंने डिबेट, काउंटर और डायलॉग के माध्यम से उसके थ्रू इन्होंने सोसाइटी, स्टेट, हिस्ट्री और इंडिविजुअल को, उसके डेवलपमेंट को एनालाइज कर दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये बोलते हैं जो डायलॉग होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो बढ़िया होता है किसके मुकाबले? डिबेट के मुकाबले और काउंटर के मुकाबले। वो इसको ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। हेयर हीगल वॉज सेज दिस डेवलपमेंट प्रोसेस विल गो ऑन टिल द इनकर्नेशन ऑफ गॉड इन द नेशन स्टेट ऑफ जर्मनी। यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये जो विकास है, ये जो प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये जब तक चलता रहेगा तब तक जर्मनी पर ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। ठीक है, जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। ठीक है, ईश्वर का इनकर्नेशन नहीं होगा, गॉड का इनकर्नेशन नहीं होगा। हेयर अकॉर्डिंग टू हीगल फेमिनिज्म इज बोर्जुआ सोसाइटी एंड काउंटर कल्चर एंड स्टेट डायलॉग। यहाँ पर ये बोलते हैं कि परिवारवाद है बुर्जुआ समाज। देखो, बुर्जुआ का मतलब होता है पूंजीपति। ठीक है, कैपिटलिज्म। गॉट इट? तो अकॉर्डिंग टू हीगल फेमिनिज्म इज बुर्जुआ सोसाइटी, मतलब कैपिटलिज्म है यहाँ पर, और काउंटर कल्चर एंड स्टेट इज अ डायलॉग। और वो कहते हैं कि समाज प्रतिवाद और राज्य संवाद है। गॉट इट? तो चलिए यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीगल ने राज्य का विकास कैसे किया। ठीक है, उसके बारे में क्या कहा, नागरिक संकल्पना क्या बताई है, नागरिक समाज क्या बताया है, नौकरशाही के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।